हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अचीवर्स एकेडमी सूरतगढ़ में। मैं विनोद तेजी आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जिसका नाम है सेल। तो सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं कि वास्तविक रूप से सेल होती क्या है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, जिसके द्वारा समस्त क्रियाओं का संचालन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हड्डियों के ढांचे को छोड़कर शरीर में समस्त भागों का निर्माण छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि इकाइयों से हुआ है, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक जाति के जीव से तात्पर्य है जितने भी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सजीव है, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे वो जंतु हो, तो उन सभी के शरीर में सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? सेल। तो आगे चलकर सेल की अगर बात करें तो ये सेल डिवाइड कैसे होती है या स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे करती है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सेल की अगर बात करें, जब सेल किसी पार्ट्स पर लगती है सिंगल इकाई के रूप में तो वो कहलाती है सेल। परंतु जब ये सेल डिवाइड होनी प्रारंभ हो जाती है तब इसे सेल नाम कहकर हम क्या कहते हैं? टिश्यू। और ये टिश्यू जिस भाग पर पाए जाते हैं वो भाग कहलाते हैं ऑर्गन, और ये ऑर्गन आगे चलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है बॉडी। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, और इस पार्ट में सबसे छोटा भाग जो इकाई की भांति काम करता है, जो सिंगल है, वो भाग क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब ये सेल क्या करेंगी? समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होनी प्रारंभ होंगी, और विभाजित होने की प्रक्रिया के दौरान ये संपूर्ण अंग पर अपना एक आवरण बना लेगी, और इस आवरण को आगे चलकर हम किस नाम से जानते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक के नाम से। अब आगे बात करें तो जिस पार्ट पर या जिस भाग पर ये टिश्यूज बनते हैं उस पार्ट्स को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है? ऑर्गन। तो ये हमारी बॉडी का पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन आपस में जुड़कर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हमारी बॉडी। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती है, और प्रत्येक जाति के जीव में कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं रहती, यानी कि अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक जाति के जीव में। अब हम बात करते हैं आगे। तो शोर सी बात है कि कोशिका अगर हमारी बॉडी का निर्माण कर रही है तो सेल को हम हमारे जीवन का आधार भी मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का आधार है सेल। बिना सेल के किसी भी जाति के जीव का अस्तित्व संभव नहीं माना जाता। अब हम आगे बात करते हैं सेल की खोज की। तो सेल की खोज की बात करने से पूर्व मैं आपको कुछ एक जानकारियां प्रदान करना चाहता हूं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोशिका हमारे ही शरीर की नहीं परंतु सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का क्या माना जा रहा है? सेल माना जा रहा है। अब सेल की अगर बात करें तो सेल को देखने के लिए हमें कुछ ऐसे यंत्रों की आवश्यकता होगी जो सेल को स्पष्ट रूप से या आसानी से हमें दिखाई दे सके। तो इसकी अगर बात करें तो सन 1595 के दौरान दो वैज्ञानिक आए, जिनमें पहले वैज्ञानिक का नाम था जेकीरियस और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जेनसन। इन दोनों वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो 1595 के दौरान इन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो किसी भी सूक्ष्म वस्तु को आसानी से देखने में हमारे लिए क्या हुआ? मददगार साबित हुआ, और उस यंत्र का नाम था साधारण सूक्ष्मदर्शी। आगे अगर बात करें साधारण सूक्ष्मदर्शी की तो साधारण सूक्ष्मदर्शी जेकीरियस एंड जेनसन के द्वारा खोजा गया, और इनके द्वारा साधारण सूक्ष्मदर्शी की जब खोज की गई
उसमें लगभग 15 गुना आवर्धन क्षमता थी। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता कितनी थी उसमें? 15 गुना। अब मैं बात करता हूं कि वास्तविक रूप से आवर्धन क्षमता होती क्या है। तो आवर्धन क्षमता की अगर बात करें तो आवर्धन क्षमता को देखने के लिए हमें एक सबसे पहले लेंस की आवश्यकता होगी, और हमें यह हमारे पास एक उत्तल लेंस है। क्यों? क्योंकि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा था? उत्तल लेंस। इसलिए हम एक उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस के मध्य भाग से एक प्रकाश को किरण को गुजारते हैं। अब ये एक प्रकाश की किरण है जो ध्रुवीय भाग O से गुजर रही है। अब हम क्या करते हैं कि समान दूरी पर कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है और ये सपोज कीजिए वस्तु का या प्रतिबिंब से अनंत दूरी है। अब मैं बात करता हूं कि आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की अगर बात करें, यदि बिंब अनंत पर बनता है, यदि बिंब अनंत पर बनता है तो ये बिंब एक प्रकाश की किरण को इस लेंस पर प्रवाहित करेगा और यह प्रवाहित होने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जैसे ही आपतित किरण लेंस से टकराती है तो यह परावर्तित होने के उपरांत लेंस के फोकस दूरी से आगे गुजर जाती है। तो आगे की अगर बात करें तो जैसे ही आपतित किरण परावर्तित हुई तो एक और प्रकाश की किरण एक ध्रुवीय भाग से होती हुई जिस भाग पर जाकर मिलती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहां वस्तु का प्रतिबिंब है और यहां वस्तु का क्या है? बिंब। बिंब से तात्पर्य वस्तु की वास्तविक स्थिति, प्रतिबिंब से तात्पर्य है वस्तु की स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है उसकी स्थिति। तो हमारे पास एक लेंस है जिससे हमने क्या किया? बिंब और प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात किया, और बिंब और प्रतिबिंब की दूरियों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आवर्धन क्षमता को प्रेजेंट किया जाता है m से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी लेंस से बिंब की दूरी और किसी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धनता, जिसे हम m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास ये लेंस है। जैसे जैसे हम लेंस को प्रतिबिंब के पास लेकर जाते हैं वैसे वैसे वस्तु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में भी क्या होता है? ये साधारण सूक्ष्मदर्शी है। इस साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाला लेंस है उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस को जैसे जैसे नीचे रखी गई किसी वस्तु के निकट लेकर जाया जाता है तो ये निकट ले जाने पर इस वस्तु का आकार हमें बड़ा प्रतीत होना प्रारंभ हो जाता है। तो बड़े होने का तात्पर्य क्या है? उसकी आवर्धन क्षमता में वृद्धि हुई, और आवर्धन क्षमता में वृद्धि होने के कारण हमें सूक्ष्म वस्तु साधारणतः क्या प्रतीत होने लगी? बड़ी प्रतीत होने लगी। तो इस प्रकार से जैकिरियस एंड जेनसन के द्वारा साधारण सूक्ष्मदर्शी को 15 गुना आवर्धित करके निर्मित किया गया। अब आगे की अगर बात करें जैकिरियस एंड जेनसन के बाद की, तो जैकिरियस एंड जेनसन के बाद एक वैज्ञानिक आए सन 1607 के दौरान, जिनका नाम था गैलीलियो। और गैलीलियो की अगर बात करें तो गैलीलियो ने क्या किया? साधारण सूक्ष्मदर्शी को मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के उपरांत इसे या इसकी आवर्धन क्षमता में वृद्धि की और लगभग 20 गुना इसकी क्षमता को आवर्धित कर दिया। यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी के मुकाबले गैलीलियो के द्वारा जो निर्मित सूक्ष्मदर्शी थी उसकी क्षमता अधिक थी, यानी कि किसी सूक्ष्म वस्तु के आंतरिक भाग को भी आसानी से देखने में वो क्या हुई? मददगार साबित हुई। उसके उपरांत की अगर बात करें तो सन 1607 के उपरांत सन 1665 के दौरान इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? साधारण सूक्ष्मदर्शी को मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के बाद उसे एक ऐसे यंत्र में बदला जिसे नाम दिया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो
रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी के मुकाबले कई गुना अधिक थी और यह माना जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्षमता लगभग 44 गुना थी। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 के दौरान खोजी गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धनता या आवर्धन क्षमता थी 44 गुना। अब मैं बात करता हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाई गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक कांच की नली थी जिसके दोनों सिरों पर 2 लेंस लगाए गए। यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में तो लेंस होता है एक, परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या थी 2। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं जो रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया था या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उस समय रॉबर्ट हुक के द्वारा इस प्रकार से एक यंत्र का निर्माण हुआ जिसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं, जो एक कांच की नली थी जिसके ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर 2 उत्तल लेंस लगाए गए। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता थी 44 गुना, परंतु अगर बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु की आवर्धन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 लेंस लेते हैं, पहला दूसरा। हमारे पास 2 लेंस है, दोनों के दोनों उत्तल लेंस हैं और दोनों उत्तल लेंसों की अगर बात करें तो ये इनके मध्य से गुजरने वाली रेखा है या प्रकाश किरण है। अब जैसे ये मध्य से प्रकाश किरण गुजरती है तो हम एक वस्तु को, यहां वस्तु है और वस्तु की स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, बिंब के नाम से। यानी कि यहां एक छोटी सी वस्तु है जो सबसे पहले क्या करेगी, अभिदर्शी लेंस से होकर लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराने के उपरांत वो इस लेंस के फोकस बिंदु से होकर आगे की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। तो ये क्या हो रही है, आगे की तरफ प्रवाहित हो रही है और इसी प्रकाश इसके केंद्र भाग से कोई प्रकाश की किरण गुजरकर एक निश्चित भाग पर क्या होगी, मिलेगी। तो जैसे ये मिलेगी तो यहां पर एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो यहां प्रतिबिंब बना वस्तु का, वही सेम की सेम स्थिति जो साधारण सूक्ष्मदर्शी में अपनाएगी, परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक दूसरा लेंस था। तो जैसे ही यहां प्रतिबिंब बना तो यह प्रतिबिंब जैसे ही बनता तो इसकी प्रकाश की किरणें दूसरे उत्तल लेंस से टकराती है और दूसरे उत्तल लेंस से टकराने के उपरांत वो क्या करती है, उसके फोकस दूरी से होकर गुजर जाती है और जैसे वो फोकस दूरी से होकर गुजरती है तो इसी से गुजरने वाली एक प्रकाश की किरणें इस लेंस के केंद्रीय भाग से होकर इस आगे की तरफ जाकर मिल जाती है। तो जैसे ही आगे की तरफ जाकर मिली तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये थी बिंब की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये थी प्रतिबिंब की दूरी। यानी कि ये थी लेंस से बिंब की दूरी और ये थी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसी प्रकार ये थी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और ये थी लेंस से आगे की तरफ बिंब की दूरी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं या इस प्रकार से हमें किसी भी वस्तु के सूक्ष्म भाग को आसानी से देख सकते हैं और यह वह दूसरा लेंस है जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आगे व पीछे करके देखा जाता है। इसी लेंस को हम क्या करते हैं, आवर्धित करते हैं, जिसका फोकस बिंदु निर्धारित करते हैं ताकि सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से और आंतरिक भागों का अध्ययन किया जा सके। तो हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने जैसे इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निर्धारित की और अपने द्वारा एक कांच की नली लेकर उत्तल लेंस का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज की। तो शोर सी बात है, रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई और यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी साधारण सूक्ष्मदर्शी के मुकाबले
कई गुना बेटर थी, यानी कि इसके द्वारा किसी भी वस्तु के आंतरिक भागों को आसानी से देखा जा सकता था। परंतु आगे की अगर बात करें 1665 के बाद की, तो सन 1933 के दौरान दो वैज्ञानिक थे, जिसमें पहले वैज्ञानिक का नाम था नोल एंड दूसरे वैज्ञानिक का नाम था रस्का। तो पहले वैज्ञानिक का नाम था नोल, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था रस्का। इन दोनों वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा सन 1933 के दौरान ऐसे यंत्र का निर्माण किया गया जिसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता होती है लगभग 2 लाख गुना, और आवर्धन क्षमता 2 लाख गुना होने के कारण यानी कि किसी भी वस्तु के आंतरिक से आंतरिक भागों का अध्ययन किया जा सकता है। तो आज हम सेल की अगर बात करें तो जो हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या किसी भी जंतु के आंतरिक से आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, वो किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। यानी कि वस्तु के आंतरिक से आंतरिक भाग को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। किसी भी वस्तु के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, और किसी भी वस्तु के बाहरी आकार या बाहरी स्थिति को जानने के लिए हम साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों के पास कुछ यंत्र होते हैं, वर्तमान में ज्योमेट्री बॉक्स में भी साधारण सूक्ष्मदर्शी को डाला जाता है, जिसमें एक लेंस होता है जिसका यूज हम बचपन में या स्केल के रूप में भी करते थे। तो ये उत्तल लेंस है जिसमें प्रकाश की किरण को केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो किसको दर्शाती है? किसी भी सूक्ष्म वस्तु के आकार का निर्धारण करती है। अब सूक्ष्म दर्शियों के द्वारा ही हम किसी सूक्ष्म वस्तु की स्थिति को जान सकते हैं। तो श्योर सी बात है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा भाग माना जाता है। तो श्योर सी बात है कि कोशिका की खोज कब होगी? जब ऐसी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होगा जिससे हम किसी भी वस्तु के आंतरिक भागों का अध्ययन कर सकते हैं। तो बात करें कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज सन 1665 के दौरान हुई, और सन 1665 के दौरान कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही की गई थी। ये वही रॉबर्ट हुक है जिन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो हम कह सकते हैं सन 1665 के दौरान संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज के उपरांत रॉबर्ट हुक ने अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए कुछ पादपों का या कुछ विशेष रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं की सूक्ष्म काट कर उनका अध्ययन किया, जिससे हमें सर्वप्रथम सबसे छोटे भाग की प्राप्ति हुई। वो क्या कहलाती है? कोशिका। तो सन 1665 के दौरान कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। परंतु रॉबर्ट हुक की अगर बात करें हम रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? जैसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की तो उन्होंने प्रत्येक वस्तु की काट को काट कर देखना प्रारंभ कर दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे। परंतु रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम एक कार्क नामक पादप लिया और कार्क नामक पादप की एक काट कर जैसे ही उन्होंने अपने द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाकर देखा तो उन्हें एक ऐसी संरचना दिखाई दी जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। यानी कि उन्हें कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दिए जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हमें सेल यानी कि कोशिका के नाम से जानते हैं। तो आगे चलकर रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्हीं छोटे छोटे भागों को सेल यानी कि कोशिका नाम दिया गया। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कार्क नामक पादप की। तो कार्क नामक पादप की अगर बात करें तो अफ्रीका और यूरोप में पाए जाने वाला सबसे अधिक फेमस पादप है, जिसका उपयोग वहां फर्श बनाने के लिए किया जाता है। परंतु आज से लगभग अगर हम बात करें 50 से 60 साल पूर्व की, तो 50 से 60 साल पूर्व तक कार्क नामक पादप का उपयोग बोतल की केप बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इसे हम कार्क के नाम से ही जानते थे। यानी कि प्रारंभ में किसी भी कांच की बोतल की केप को बनाने के लिए
कार्क नामक पादप का उपयोग किया जाता था और इसी कार्क नामक पादप की केप को हम कार्क नाम से ही जानते हैं, तो इसे हम कार्क ही कहते थे। और इसी बोतल के ढक्कन का उपयोग किया था सर्वप्रथम कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक ने। परंतु अगर बात करें जब सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, उस समय इनके द्वारा खोजी गई यह सेल मृत कोशिका की श्रेणी में रखी गई। इसका भी एक रीजन था, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जिस कार्क नामक पादप की काट को काट कर देखा, वो कार्क नामक पादप की काट क्या थी? काफी पुरानी थी, यानी कि ये कार्क नामक पादप का एक ढक्कन था जो उन्हीं की लेब में गिरा हुआ था, उसी की सबसे पहले उन्होंने छोटी काटी थी जो लगभग डेड हो चुका था, यानी कि उसकी सेल क्या थी? लगभग डेड हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि काफी पुराना था और कई बैक्टीरिया या कवकों के द्वारा वो क्या कर दिया गया था? नष्ट भी कर दिया गया था। इसी रीजन के कारण हम क्या मानते हैं? रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका का खोजकर्ता। तो यहां से आपसे कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेलवे है, पटवार है, कांस्टेबल है, साथ के साथ रेट वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं यहां से। तो यह पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वप्रथम साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज का श्रेय किसको जाता है? जैकेरियस एंड जेनसन को। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता किसे माना जाता है? नोल एंड रस्का को। तो कई बार यह भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता 2 लाख, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता 44 गुना। अब बात करें साधारण सूक्ष्मदर्शी की, तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता 15 गुना होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होने वाले लेंस का नाम क्या होगा? उत्तल लेंस। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक किस पादप से की गई थी? कार्क नामक पादप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में आते। अब हम आगे की तरफ अगर बात करें, आगे चले तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के दौरान अपनी संपूर्ण खोज का विवरण अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई डेड सेल का भी डायग्राम दिया गया, जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्तों के समान हमें स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक की जीवनी का नाम माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल सर्वप्रथम खोजी गई सेल का डायग्राम किसमें मिलता है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में ही। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल की खोज के। तो आगे अगर बात करें सन 1665 के उपरांत की, तो अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। सन 1674 के दौरान नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और ल्यूवेनहोक की अगर बात करें तो ल्यूवेनहोक के द्वारा सर्वप्रथम एक जीवित जीव पर रिसर्च की गई थी जिसका नाम था जीवाणु। और जीवित जीव पर रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि जीवाणु की काट यानी कि आंतरिक स्ट्रक्चर बिल्कुल माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रकाशित कार्क नामक पादप के क्या थी? समान थी। इसी आधार पर ल्यूवेनहोक ने कहा कि जंतु सेल और प्लांट सेल एक दूसरे से क्या रखती है? समानताएं रखती है। और सर्वप्रथम एक जीवित जीव पर अध्ययन के कारण ल्यूवेनहोक को हम क्या मानते हैं? जीवित कोशिकाओं का पितामह। तो जीवाणु सर्वप्रथम ऐसा जीव था जो ल्यूवेनहोक के द्वारा रिसर्च में प्रयुक्त हुआ। और जीवाणु जीवित जीव था, इसीलिए हम क्या कहते हैं? सर्वप्रथम जीवित कोशिका के खोजकर्ता
ल्यूवेनहोक थे। परंतु ल्यूवेनहोक की अगर बात करें तो ल्यूवेनहोक ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के साथ साथ शैवालों पर भी क्या किया, अध्ययन किया। इसी रीजन के कारण ल्यूवेनहोक को जीवाणु जगत का पितामह, प्रोटोजोआ जगत का पितामह और शैवाल जगत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम सन 1838 से 1839 के दौरान दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिसमें पहले वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका पर किए गए गहन अध्ययन के आधार पर। और इसी कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु भी निर्धारित किए, जिनमें सर्वप्रथम इनके द्वारा कहा गया कि कोशिका हमारे शरीर में संरचनात्मक इकाई है जो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर का निर्धारण करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया कि कोशिका हमारे शरीर में क्रियात्मक इकाई है, और क्रियात्मक इकाई से तात्पर्य कहा कि प्रत्येक जाति के जीव में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अंगों के कुछ विशेष कार्य होते हैं जो संपन्न किए जाते हैं कोशिका के द्वारा। और तीसरी इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि कोशिका प्रत्येक जाति के जीव की आनुवांशिक इकाई है, और आनुवांशिक इकाई से तात्पर्य था कि प्रत्येक जाति के जीव में पाई जाने वाली कोशिकाओं के मध्य भाग में आनुवांशिक पदार्थ की भांति डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो किसी भी जाति के जीव के अस्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो ये थी आनुवांशिक इकाई। चौथे नंबर पर इन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति के जीव की कोशिकाओं में सुस्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कही गई इनके द्वारा कि प्रत्येक जाति के जीव के कोशिकीय भाग के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये थे मुख्य 5 बिंदु जो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। परंतु आगे चलकर इस कोशिका सिद्धांत को नकार दिया गया, उसका मुख्य रीजन था कोशिका सिद्धांत के अपवाद। इसमें सर्वप्रथम अपवाद की भांति काम किया जीवाणु ने, जीवाणु के बाद वायरस ने, और वायरस के बाद शैवाल ने। तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया कि जीवाणु ऐसा जीव है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। तो स्पष्ट केंद्रक के अभाव के कारण जीवाणु कोशिका सिद्धांत का क्या करता है, खंडन करता है। इसी प्रकार कहा गया वायरस के बारे में कि वायरस एक ऐसा जीव है जो किसी भी कोशिका से निर्मित नहीं होता, यानी कि ये क्या है, अकोशिकीय जीव है। तो वायरस को हम किस में रखते हैं, अकोशिकीय जीव, यानी कि ये कोशिका रहित जीव माना जाता है। ठीक है, तो ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। तीसरा एग्जांपल दिया वैज्ञानिकों ने शैवाल का। तो सेल के बारे में या शैवाल के बारे में कहा गया कि शैवाल में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी आवरण नहीं पाया जाता। तो बाहरी आवरण यानी कि कोशिका झिल्ली का अभाव होने के कारण शैवाल को कोशिका सिद्धांत के अपवाद की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो ये हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं कि स्पष्ट केंद्रक विहीन जीव का नाम जीवाणु, अकेंद्रकीय या अकोशिकीय जीव का नाम वायरस, कोशिका झिल्ली रहित जीव का नाम शैवाल। तो ये अपवाद की भांति काम करते हैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कोशिका की मुख्य संरचनाओं के बारे में। सेल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम सेल की स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाते हैं।
अब हम बात करते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर की। तो कोशिका के सबसे बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, ना कि जंतुओं में, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी रहती है। और उसके उपरांत की अगर बात करें तो प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के नीचे एक परत पाई जाती है जिसे हमें कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये परत है जो पारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में ना मिलकर किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में। तो ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली परत है जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कोशिका में स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अतिरिक्त केंद्रक के नीचे वाले भागों में पाई जाती है अंत्य पर्दवी जालिका। और इसी अंत्य पर्दवी जालिका के ऊपरी सिरों पर कुछ उभरी हुई थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो प्रत्येक कोशिकाओं में आत्मघाती थैलियां यानी कि लाइसोसोम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम के अतिरिक्त प्रत्येक कोशिका में कोशिकाओं का शक्तिगृह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ गोलाकार पहिए के समान या तारे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम तारक काय कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कोशिकाओं में उभरी हुई संपूर्णित पुटकीय और रिक्तकीय संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हमारे द्वारा कहा जाता है गोल्जी काय। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कोशिकाओं में पर्णहरित और पर्णहरित के अतिरिक्त ऊपरी भागों में रसांकुर भी पाए जाते हैं। तो ये थी कोशिका की इंटरनल स्ट्रक्चर जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइज। आप सभी को मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।